बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज़ करनी है, इसकी कंटिन्यूस फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो हमने कहाँ पे यूज़ करनी है, कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में इसमें पढ़ा था। इसमें मॉडल वर्ब्स वगैरह इसको हमने डिस्कस किया था। तो आज हमने पढ़ना है जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स के वर्ब की आपने जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है ना, उसके वाला जो क्वेश्चन पेपर में आता है उसके वाले से आज इंशाल्लाह ताला हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। कि आपने जो आपकी वर्ब है, वर्ब की आपने सिंगुलर फॉर्म जो है यानी कि इसकी वाहद फॉर्म और उसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो आपने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करना होती है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक होता है, लेकिन अगर इसको हम ध्यान से गौर से ना पढ़ें, इसको हम जो है ना कंसेप्ट इसका क्लियर ना करें तो ये बहुत मुश्किल टॉपिक हो जाता है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या है जी, सब्जेक्ट में भी अ नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड। कोई किसी भी सब जो आपका सेंटेंस है उसमें आपका जो नाउन है या प्रोनाउन है उसमें फॉर एग्जांपल लिखा होता है असलम इज कमिंग, असलम इज कमिंग। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेंटेंस है, इसमें जो असलम है ना ये एक नाउन है, आपका स्टार्ट जिससे सेंटेंस हो रहा है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। या लिखा होता है ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, ये आपके पास एक सेंटेंस है। तो इसमें ये ही क्या, ही आपका प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। या जो जेरेंड है ना, जेरेंड है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आता है राइटिंग, राइटिंग इज आ गुड स्किल, राइटिंग इज आ गुड स्किल। तो राइटिंग इसमें जो है ना, राइटिंग, राइटिंग ये क्या है, वैसे राइटिंग तो आपका होता है राइट, रोट, रिटर्न, ये तो आपकी एक वर्ब होती है। लेकिन किसी भी वर्ब को आप उसकी आईएनजी फॉर्म को स्टार्ट पे ले आए, एज ए नाउन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। तो ये भी राइटिंग यहाँ पे क्या है जी, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट आपका जो किसी भी सेंटेंस में वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या कोई जेरेंड हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या जी, वर्ब हैज एग्रीमेंट ओनली विद सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है क्या जी, कि आपने सेंटेंस में जो आपने वर्ब देखनी है, वर्ब का ताल्लुक सिर्फ सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ होता है, किसी और चीज के साथ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कि ये लिखा हुआ जी असलम इज कमिंग, या राइटिंग लिख रहे हैं, असलम इज राइटिंग, ठीक है। तो ये जो आपकी राइटिंग है ना या इज है, फॉर एग्जांपल ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसका ताल्लुक सिर्फ आपके सब्जेक्ट के साथ होता है। आपने सब्जेक्ट को देके अपनी वर्ब का आपने फैसला करना होता है कि इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी क्या प्लूरल आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास असलम होता है ना, असलम एंड अकरम आर कमिंग आपने लिखना था, मीन के यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास डबल हो गया, असलम एंड अकरम दो बंदे हो गए ना, तो वहां पे आपने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। अगर असलम अकेला है तो फिर आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट जो वर्ब है, वर्ब का ताल्लुक सिर्फ सब्जेक्ट के साथ होता है। आपने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। ये देखने में सुनने में बड़ी आसान चीज़ लग रही है, बड़ी आसान बात लग रही है, लेकिन ये इतनी आसान है नहीं जितनी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो जस्ट आपने बात क्या याद कर ली, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट हमारा जनाब प्लूरल होगा तो आप हमारी वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। ये तो आपका होगा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है जी। इसी कंसेप्ट को लेकर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मसला ये आता है कि हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना, सब्जेक्ट को पहचानना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या। जब हम सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं फिर हमने देखना होता है कि क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर हम ये दो बातें सीख जाएं कि हम अपने सेंटेंस में से सब्जेक्ट को पहचान जाए कि सब्जेक्ट है कौन सा, और उसके बाद फिर हम पहचान जाएं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो फिर हम अपना फैसला कर लेंगे कि इसमें जनाब आप हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होनी है कि प्लूरल यूज होनी है। मीन कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम अपनी वर्ब भी सिंगुलर यूज कर लेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल यूज कर लेंगे। ये तो हमारा बेसिक फार्मूला होगा, बेसिक हमारा कंसेप्ट होगा कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर आपका सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है जी। अब हम ये कुछ हमारी बेसिक्स हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं।
सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही आई यूज होता है, ही यूज होता है, शी यूज होता है और इट यूज होता है। यहाँ पे आपको ये वाले सब्जेक्ट नजर आएंगे आई, ही, शी या इट, तो उसमें आपने सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। सिंगुलर वर्ब होती हैं इज, एम, वाज, हैज, डज, ये आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। या राइट्स, राइट्स का मतलब क्या है कि किसी भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं तो वो भी आपकी सिंगुलर वर्ब बन जाती है, सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे राइट लिखा, जैसे लिखा हो ना राइट, राइट, राइट क्या होता है, राइट आपकी क्या है, ये आपकी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अगर एक बंदा पीछे हो ना, फॉर एग्जांपल ये लिखा था असलम राइट्स, असलम लिखता है, तो ये असलम एक बंदा है तो आप राइट्स लिखेंगे आगे, ठीक है। अगर पीछे दो बंदे हो, फॉर एग्जाम्पल लिखा हो दे के साथ आप राइट लिखेंगे, दे राइट, ये आपका पीछे ज्यादा बंदे हैं तो आप आपकी वर्ब की फॉर्म भी आप प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। अगर पीछे एक बंदा है, सिंगुलर है, तो आप अपनी वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपका राइट्स ये मुराद ये नहीं है कि सिर्फ राइट्स ही आप यूज करते हैं, मीन के किसी भी वर्ब के साथ एस या एस का जब इजाफा करते हैं तो आप उसमें क्या जाती है, वो आपकी वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास सिंगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है, इनको आप एज ए सिंगुलर यूज करना है। और ये आपके प्रोनाउन ऐसे हैं जो आपके सिंगुलर प्रोनाउन यूज होते हैं। उसके बाद आपके पास है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आपके पास होते हैं आई, वी, यू और दे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सिंगुलर में भी आई आया है और प्लूरल में भी आई आया है, ठीक है। इसको मैं नीचे आपको डिस्कस कर देता हूँ, इसका पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि आई दोनों जगह पे क्यों आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जहां पे भी आपको ये वाले नजर आएंगे तो आप उनके साथ ये वाले प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, वर, हैव, डू, या आप राइट मीन के किसी भी वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा आप नहीं करेंगे। तो ये आपके क्यों होंगे जी, आपका जी ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब की एग्रीमेंट होगा, ठीक है जी। अब आर आपने कहाँ पे यूज करना है, वर्ब हैव कहाँ पे यूज करना है, ये आपको पता है। आपने टेंस के एतबार से अगर आप वहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस है तो आप आर या इज, एम यूज करेंगे, अगर पास्ट है तो वाज वर यूज कर लेंगे, अगर आपने परफेक्ट की तरफ चलना है तो हैज, हैव को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये तो आपने पहले चीजें पढ़ ली हुई हैं। अब हम बात करते हैं ये जो आई है ना, आई दोनों में यूज हो रहा है। तो आई जी आपका एक एक्सेप्शनल केस होता है। आई जो होता है ना, ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तौर पर ये जनाब एक्ट करता है। कभी तो जनाब ये आपका एज ए सिंगुलर भी एक्ट करता है और कभी आई जो है ना आप इसको एज ए प्लूरल भी यूज करेंगे। अब सिंगुलर प्लूरल में क्या फर्क है जी, आई के हवाले से। आई जो है ना, आई दो केसेस, जस्ट दो केसेस में बतौर सिंगुलर यूज होता है, आई के साथ एम और आई के साथ वाज, ठीक है। ये दो आपके पास ऐसे केस हैं आई के जहां पे आई को आप एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, ठीक है, ठीक है। आई वाज रीडिंग, आई, आप यहाँ पे आई वर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एम और वाज के हवाले से यहाँ पे आपको ये दो तरह की टाइप्स होंगे ना, यहाँ पे आपको आई जो है ना ये एज ए सिंगुलर यूज होता है। उसके बाद जो है ना, जहां पे आप आई के साथ हैज नहीं यूज कर सकते, हैव यूज करते हैं। यहाँ पे आपने आई को एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यूज करना है, एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यूज करना है, आई हैव, ठीक है जी। आई हैज आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई डू आपका करेक्ट होगा, आई डज आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। आपको पता है ये जो डज होता है ना, डज आप आमतौर पे किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे जब डू और डज की बात आएगी तो आई को आप एज ए प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, आई के साथ आप डू यूज करेंगे, आई के साथ डज आप यूज नहीं करेंगे किसी भी सेंटेंस में, चाहे जो सा मर्जी सेंटेंस हो। आप आई के साथ हैज यूज नहीं कर सकते, आप आई के साथ डज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और आई के साथ आप राइट मीन के किसी भी वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है जी। एस या एस का इजाफा आप नहीं करेंगे, आप आई राइट ही लिखेंगे, आई राइट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गई है। तो राइट जो है, आई जो है आपका ये एक्सेप्शनल केस है। आई के साथ आप जनाब दो जगहों पे आप इसको एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे, आई एम और आई वाज, ये दो इसके एक्सेप्शनल केसेज हैं। बाकी सारे के सारे जो केसेज हैं, आई के साथ आप हैज नहीं यूज करते, आई के साथ आप डज यूज नहीं करते, आई के साथ आप एस या एस का इजाफा नहीं करते। तो ये आपके पास क्या आ गया जी,
ये आपके आई की यूजेज आ गया। आई को आपने कहाँ कहाँ पे सिंगुलर, कहाँ कहाँ पे आपने एज ए प्लूरल यूज करना है। तो ये आपके पास है, आपके पास फर्स्ट टाइप होगी। उसके बाद आपके पास आ गई थी एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स। एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है कि जब आपने दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एंड लगा के दोनों को ऐड कर लेते हैं। दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के दरमियान जब एंड यूज़ हो जाता है फिर आपने क्या करना होता है, जैसे जी असलम एंड अकरम, असलम एंड अकरम एंड के जनाब उस तरफ भी एक आपके पास सिंगुलर नाउन है और उसके राइट साइड पे भी एक सिंगुलर नाउन है, तो दोनों मिलकर एक और एक दो बन गए। तो यहाँ पे आप इसको एज ए प्लूरल यूज करेंगे। असलम एंड अकरम इज ब्रदर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। असलम एंड अकरम आर ब्रदर लिखना पड़ेगा। असलम एंड अकरम आर ब्रदर्स लिखना पड़ेगा। तो जब आप एंड लगा लेते हैं तो फिर आपका क्या हो जाता है, दोनों दो सिंगुलर नाउन मिलकर एक प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या जी, द पॉलिटिशियन, एक आपके पास पॉलिटिशियन आ गया, उसके बाद एंड आ गया, एंड हिज सन और उसका बेटा, एक ये बंदा है और एक उसका बेटा है, मिलकर दो बन जाएंगे। ठीक है। तो वांट टू टॉक यू अबाउट इलेक्शन। ठीक है। तो वांट आएगा, वांट से नहीं आएगा, वांट से होता है जी आपका सिंगुलर होता है। तो आप यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये प्लूरल बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे वांट लगाएंगे, वांट्स नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या जी, राइस एंड दाल आर माय फेवरेट डिश। यहाँ पे आपको ये आपने एक बात यहाँ पे सिर्फ याद करनी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, दो नाउन्स हैं, वो मिलकर एक पेयर बना देते हैं। ये आपने बात याद करनी है। पेपर में इसी तरह के जो एक्सेप्शनल केसेज है ना, वही पूछे जाते हैं। पेपर में कभी भी आपसे वो सीधी सीधी बात नहीं पूछेगा। ठीक है। पेपर में अगर ऊपर वाले कंसेप्ट में अगर पूछा है तो उसने आई वाला कंसेप्ट आपसे पूछना है। तो उसने ये देखने की कोशिश करनी है कि क्या आपको आई के एक्सेप्शनल केस का पता है कि नहीं। आई के साथ आप वाज लगाते हैं कि वर लगाते हैं, आई के साथ आप हैव लगाते हैं कि हैज लगाते हैं, आई के साथ आप जनाब एस ए एस का इजाफा करते हैं कि नहीं करते। तो उसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा। इसी तरह जब अगर वो एंड वाला कंसेप्ट आपसे पूछने की कोशिश करता है तो एंड वाले कंसेप्ट में सिर्फ आपसे यही वो पूछेगा कि जनाब क्या बंदे को एंड वाले कंसेप्ट में पेयर ऑफ सब्जेक्ट का पता है कि नहीं। पेयर ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, जब आप दो नाउन्स को, दो आपके सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ मिलाते हैं तो मिलकर फिर वो दोबारा एक सिंगुलर नाउन ही बनता है, सिंगुलर ही सब्जेक्ट बनता है। कैसे जी, राइस एंड दाल। ठीक है जी, दाल चावल। तो दाल चावल जो है ना, दाल चावल, ठीक है, दाल चावल या कड़ी पकोड़ा, इस तरह की चीजें जो होती है ना, ठीक है। तो ये ब्रेड एंड बटर, ये अब राइस एंड दाल दोनों मिलकर एक ही डिश बन रही है, एक ही डिश बन रही है। ये एक पेयर है, ठीक है। ये एक जोड़ा है, एक जोड़े नहीं बन गया, एक जोड़ा बन गया। ठीक है। राइस एंड दाल आर माय फेवरेट डिश आपका गलत हो जाएगा। राइस एंड दाल इज माय फेवरेट डिश। ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जब आपके दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ मिल रहे होंगे तो आपने उनका ऑब्जेक्ट भी देखना है, ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है। ठीक है। अगर तो ये दोनों मिलकर एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट मीन के एक पेयर बना रहे हैं तो फिर आप उसको एज ए सिंगुलर यूज करेंगे। अगर वो पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, जैसे असलम और अकरम, ये दोनों मिलकर एक बंदा तो नहीं बन सकता, ये बंदे दो ही रहेंगे। पॉलिटिशियन एंड हिज सन, पॉलिटिशियन और उसका बेटा दो बंदे रहे, ये दोनों मिलकर एक बंदा नहीं बन सकता। इसी तरह ये दाल एंड चावल जो है ना, ये दोनों मिलकर एक डिश बन जाती है, दोनों मिलकर एक ही डिश बन जाती है, एक ही बर्तन में इकट्ठा ही खाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि चावल आप अलहदा खाएं और दाल आप अलहदा खाएं। ठीक है जी। तो ये आपकी ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखो पता है, ब्रेड एंड बटर आर हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये भी आपका गलत है। ठीक है। ब्रेड एंड बटर जो है ना, ब्रेड एंड बटर मीन्स के आप जो ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाते हैं ना, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा के सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो अब ये भी आपका एक पेयर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मक्खन अलहदा खाएं और ब्रेड को अलहदा खाएं। ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज आ हेल्दी, इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। आपको पता है जो आर है, आर आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब के लिए यूज होता है। ठीक है। इसी तरह इज है आपका सिंगुलर वर्ब है। ठीक है जी। यहाँ पे इज आएगा, ये आपका करेक्ट है। उसके बाद आपके पास है जी
ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हेयर, आप यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेड एंड बटर वही दोनों चीजें आई हैं, तो यहाँ पे इज गलत आ गया। इज यहाँ पे अब ये आपके पास प्लूरल है, वो कैसे हो गया? देखिए ना, पहले तो मैंने आपको बताया ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। जब आप ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ये दोनों चीजें दोनों इकट्ठी करके आप यूज करते हैं, एक पेयर में यूज करते हैं। लेकिन जब आप इनकी बेचने की बात कर रहे हैं ना, बेचने की बात कर रहे हैं, सोल्ड हेयर, तो आप ब्रेड को अलहदा बेच सकते हैं, बटर को अलहदा बेच सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पेयर नहीं बन रहा। मैंने आपको बताया कि आपने जब आप दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनका आपने ऑब्जेक्ट भी देखना है, क्या वो ऑब्जेक्ट मिलकर एक पेयर तो नहीं बना रहा। अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हेयर गलत हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब जब आपने बेचना है तो आप अलहदा भी किसी शॉप पे, बल्कि दो शॉप्स भी अलहदा हो सकती हैं। आप ब्रेड जो है वो किसी अलहदा शॉप पे भी बेच सकते हैं और बटर अलहदा शॉप पे भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये पेयर नहीं बन रहा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या है जी, ब्रेड एंड बटर इज मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली, ये गलत हो गया। क्या जी, ब्रेड जो है ना और बटर ये बनाए जाते हैं गंदम और मिल्क से, ठीक है जी। ब्रेड जो है वो गंदम से बनती है और बटर जो है वो मिल्क से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर कोई किसी पेयर को जनाब यहाँ पे नॉमिनेट नहीं कर रहे, यहाँ पे दोनों ये पेयर को शो नहीं कर रहे, ठीक है। ये कुछ जोड़ा नहीं बन रहा यहाँ पे भी अलग अलग बात हो रही है, दो अलग चीजों की, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप आर लगाएंगे, ब्रेड एंड बटर आर मेड फ्रॉम, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपने एंड वाले कंसेप्ट में सिर्फ यही चीज याद करनी है। एंड वाले कंसेप्ट में वो असलम एंड अकरम को आप कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये कोई बच्चों वाला या कोई आप 9th 10th या जो है ना प्राइमरी क्लासेज या एलिमेंट्री क्लासेज का पेपर नहीं देने जा रहे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे पेयर हो जा रहे हैं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो आप कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में जस्ट उसने आपके पास जो वो चीज़ें जो हैं वो चेक करना होता है कि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं क्या वो आपको आते हैं कि नहीं। सीधी सीधी बात वो कभी भी हरगिज नहीं पूछता। उसके बाद बात आ जाती है जी यूज ऑफ आर्टिकल एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। जब आपने आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जब आप जो सब्जेक्ट के साथ, वो कौन कौन से केसेस होते हैं और इसमें कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सबसे पहले बात यह है, आर्टिकल का आपको पता है 3 आर्टिकल आपके पास होते हैं, ए एन और द, ए एन और द। और उसके बाद आपके जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो आपका है माई होता है, आवर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है और दियर होता है, ठीक है। ये आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। जब आप इन चीज़ों का किसी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं तो इसके हवाले से आपका जो वर्ब का एग्रीमेंट है वो किस तरह से आपने एग्रीमेंट करवाना है, ठीक है। ये ऊपर फार्मूला लिखे हुए हैं दोनों, ये बात मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसकी एग्जाम्पल समझ लें, फिर आपको फार्मूले जो है ना ईजिली समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये जी, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर आर कमिंग, मैंने लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर आर कमिंग, इसको मैंने लिखा हुआ है रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है, ये रॉन्ग क्यों है, इसको आप थोड़ा समझ लें। जब आपके किसी एक सब्जेक्ट में, आपका सब्जेक्ट में दो नाउन लिखे हुए हैं ना, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ये एक प्रिंसिपल और एक डायरेक्टर, दो बंदे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से एक के साथ आप कोई भी यूज कर लेते हैं आर्टिकल, इसमें द आपका आर्टिकल है, ठीक है जी, द प्रिंसिपल, और एंड के बाद दूसरा जो आपके पास नाउन है उसके साथ आप किसी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करते, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि जो बंदा प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर है। एक बंदा एक वक्त में 2 सीटों पे काम कर रहा है, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, ये एक ही बंदा है, दोनों सीटों पे एक ही बंदा काम कर रहा है। तो ये इसका जो करेक्ट होगा वो होगा द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज कमिंग, इज कमिंग, प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहब आ रहे हैं। तो इसका मतलब है दोनों जो है ना एक ही बंदे के 2 नाम है, एक ही बंदे के 2 ओहदे हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब वही बात है, अगर हम दोनों के साथ जो ना आप आर्टिकल लगा देते हैं, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, जब आप दोनों के साथ कोई आर्टिकल लगा देते हैं तो फिर ये दोनों बंदे अलग-अलग हो गए हैं, फिर ये दोनों बंदे
अलग-अलग हो गए हैं। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर इज कमिंग अब गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर आर कमिंग ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि अगर आप जो आर्टिकल है सिर्फ एक के साथ यूज करते हैं, दूसरे के साथ आप यूज नहीं करते, तो समझ लें कि आपका बंदा एक ही है। ठीक है, सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, तो आपने वो भी सिंगुलर यूज करनी है। ठीक है, अगर आप दोनों के साथ जो है ना आर्टिकल यूज कर देते हैं, इट मीन्स कि आपके पास ये दोनों बंदे अलग-अलग हो गए हैं, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, तो आप वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास है जी माई मदर एंड फ्रेंड आर काइंड। ये आपके पास गलत हो गया। ठीक है, मेरी माँ और मेरी फ्रेंड। ठीक है, आप देखिए ना, माई 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 ये आपने एडजेक्टिव आपने जो ना आपने यूज कर दिया, पोजेसिव एडजेक्टिव। मैंने ऊपर क्या बताया आपको, ये आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें अगर आपके पास कोई आर्टिकल यूज हो रहा हो या पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा हो, तो अगर तो वो दोनों के साथ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो फिर तो वो दोनों चीजें अलग-अलग होंगी, दोनों सब्जेक्ट अलग-अलग होंगे, दोनों नाउन अलग-अलग होंगे। लेकिन अगर किसी एक के साथ आप आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, दूसरे के साथ यूज नहीं कर रहे, तो समझे वो दोनों बंदे एक ही चीज के दो नाम हैं, एक ही चीज के दो नाम है। तो जो मॉम होती है ना, माई मदर, वो एक ही वक्त में माँ जो है ना वो फ्रेंड भी होती है। ठीक है, माई मदर एंड फ्रेंड इज काइंड ये करेक्ट है, आर काइंड आपका रॉन्ग है। ठीक है, अगर आप दोनों के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं, माई मदर एंड माई फ्रेंड इज काइंड, फिर गलत हो जाएगा, माई मदर एंड माई फ्रेंड आर काइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर एंड के साथ आप दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स को आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर दोनों के साथ आप आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो वो सेपरेट हो जाएंगे, वो प्लूरल बन जाएगा। अगर आप जनाब किसी एक के साथ आर्टिकल या जो आप यूज करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, तो फिर वो जो है ना वो एक ही बंदा रहेगा। ठीक है, समझ आ गई है। अब इसकी असाइनमेंट है, आपने जो मेरे साथ करनी है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। ये बताएं रॉन्ग है कि राइट है, रॉन्ग है या करेक्ट है। ठीक है, अब देखें इसमें द सेक्रेटरी है ना, द सेक्रेटरी और ट्रेजरर। ठीक है, अब देखें एंड के साथ दो चीजें हमने इनको ऐड किया हुआ है। ठीक है, दोनों चीजों को हमने इकट्ठा किया हुआ है। एक के साथ हमने जनाब लगा दिया, अब आर्टिकल लगा दिया, दूसरे के साथ आर्टिकल यूज नहीं हुआ, इसका मतलब है ये दोनों बंदे एक ही हैं, दोनों बंदे एक ही हैं। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, इसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज यूज होता है, वर यूज नहीं होता है, इसलिए ये आपका सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्या है जी, रॉन्ग है, यहाँ पे वाज आना चाहिए था। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब उसके बाद क्या जी, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास यूज ऑफ बट। यूज ऑफ बट, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मैं आपको दिखा दूं कि जो हम अभी हमने किया है, तो अब ये देखें, अब आपको ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं ना, ये आपको फार्मूले समझ आ जाएगी। आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन के साथ आपने यूज कर लिया आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद आप यूज कर रहे हैं एंड के बाद जस्ट आपका सिंगुलर नाउन आ रहा है, उसके साथ आपका आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो दूसरी टाइप है आर्टिकल प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, किसी सिंगुलर नाउन के साथ आप आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपने एंड यूज किया, एंड के बाद फिर आपने किसी सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या सब्जेक्ट पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, एंड के बाद और पहले अगर आप दोनों जगहों पे पोजेसिव एडजेक्टिव या आप आर्टिकल यूज करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं जी, आप उसको एज ए प्लूरल यूज करते हैं। अगर आप एंड से पहले या बाद एक ही दफा आप यूज करते हैं आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव, तो फिर आप उसको एज ए सिंगुलर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। ठीक है जी, ये आपका हो गया जी आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव के वाले से। अब आपने बात करनी है बट यूज ऑफ बट। पहले हमने एंड के साथ दो को मिक्स किया था, अब हमने करना है बट के साथ। बट क्या है, बट। ठीक है जी, अब देखें जी, ये लिखा हुआ है नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नो वन बट, एवरीवन बट। ये सारे क्या है जी, ये आपके साथ इनके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए या प्लूरल नाउन आ जाए,
तो आपने वर्ब हमेशा इसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। ठीक है जी, नथिंग बट, या आपके पास यूज हो जाए एवरीथिंग बट, नो वन बट, एवरी वन बट, या उसके बाद सिंगुलर नाउन आए या आपके पास प्लूरल नाउन आए, तो आपने इसको वर्ब आपने हमेशा सिंगुलर ही यूज करनी है। अब इसमें मसला क्या है, अब देखिए लिखा हुआ है ना आपके पास नथिंग बट द ट्रीज वर देयर, ये गलत है। क्यों? अब देखिए ना, ये जो नथिंग है ना, नथिंग नथिंग, अब सबसे पहले आपने इस सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट तलाश करना है कि सब्जेक्ट है कौन सा, सब्जेक्ट है कौन सा। आप देखें आपके पास सबसे पहले देखें ये तो आपके पास आ गई वर्ब, ये वर तो आपके पास वर्ब है, ठीक है, समझ आ गई है। अब ये जो ना बट आपके पास यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये तो आपके पास वर्ब है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास प्रेपोजिशन है, तो अब आपके पास सब्जेक्ट क्या बचा, ये नथिंग बचा, नथिंग नथिंग नथिंग। तो नथिंग हमेशा क्या होता है आपके पास, सिंगुलर होता है। नथिंग हमेशा आपके पास क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आपने सिर्फ सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने क्या करना है, अपनी वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप अपनी वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो नथिंग बट द ट्रीज वर नहीं होगा, वाज होगा, वाज। नथिंग बट द ट्री वाज देयर, नथिंग बट द ट्रीज वाज देयर मीन के आप नथिंग बट के बाद चाहे वो सिंगुलर नाउन आए या प्लूरल नाउन आए, सिंगुलर आए या प्लूरल आए, हमें इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारी जो वर्ब है वर्ब का ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था, आपको स्टार्ट में बताया था जनाब, जो हमारा जब हम रूल्स डिफाइन कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास वर्ब है ना, वर्ब हैज एग्रीमेंट ओनली विद सब्जेक्ट, वर्ब का एग्रीमेंट सिर्फ सब्जेक्ट के साथ है, वर्ब का एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट के साथ हरगिज नहीं है, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को नहीं देखना, हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई प्रेपोजिशन यूज होती है तो प्रेपोजिशन के बाद जो होता है वो जस्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका सब्जेक्ट नहीं होता, वो सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है जी। तो यहाँ पे बट के बाद जो भी यूज आएगी, चीज आएगी, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट के हमारे साथ कोई सरोकार नहीं है, हमने क्या देखना होता है, अपना हमने याद करना होता है, सब्जेक्ट देखना होता है, ठीक है जी। तो ये आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो ये नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग वगैरह, तो सारा कुछ क्या होता है वो आप उसको एज ए सिंगुलर डील करते हैं। अब इसकी असाइनमेंट मेरे साथ कीजिएगा, क्या जी, Nobody but my brothers have planned the treat for me। अब देखें इसमें क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें आपके पास ये हैव प्लान्ड, ये आपके पास आ गई जी, वर्ब आ गई, ये वर्ब है, इसका हमने फैसला करना है। उससे पहले आ जाएंगे ये बट लिखा हुआ है, बट के बाद क्या है, ये बट आपके पास प्रेपोजिशन है, ठीक है। बट के बाद ये आपके पास क्या लिखा, नाउन है, नाउन, ये नाउन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं होता, हर किसी नहीं आता, ठीक है जी। अब हमें चाहिए सिर्फ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास बचा सिर्फ ये नोबडी, तो नोबडी हमारे पास क्या सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारे पास वर्ब क्या यूज होना चाहिए, सिंगुलर यूज होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे हैज आना, हैव नहीं आएगा, ठीक है, ये रॉन्ग था, ये रॉन्ग था। इसको करेक्ट आपने कैसे करना है, हैज के साथ आपने करेक्ट करना है, हैव यहाँ पे नहीं आएगा। नोबडी बट माई ब्रदर्स, आपने ये ब्रदर्स की वजह से कंफ्यूज नहीं हो जाना, आप समझे कि ये ब्रदर्स जनाब यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे हैव लगेगा, ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, हालांकि ये गलत लगा हुआ है। आपने बट के बाद ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने ये जो आपकी वर्ब है, वर्ब के साथ आपने सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट आपका नोबडी है, नोबडी के साथ आपने हैज लगाना है, हैव नहीं लगाना, ठीक है जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनी एंड मच, ये बहुत ही अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा इंपॉर्टेंट यह कॉन्सेप्ट है। मैनी और मच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बल्कि आमतौर पे मैंने देखा है मैनी और मच यही एक ऐसा कंसेप्ट है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो इसको अगर आप जस्ट इसकी फर्स्ट लाइन जो है ना, पहली लाइन सिर्फ आप इसको याद कर लें, इसको अच्छे तरीके से कंसेप्ट से आप इसको समझ लें, तो मैनी और मच का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। क्या लिखा हुआ जी, मैनी आर अबाउट नंबर्स वाइल मच इज अबाउट क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले इस पे लाइन पे आप गौर करें, मैनी के साथ मैंने यूज किया आर, मैनी के साथ यूज किया आर, और मच के साथ मैंने यूज किया इज। तो एक बात तो क्लियर होगी, जहां पे मैनी यूज होगा वो आपका प्लूरल होगा, जहां पे मच यूज होगा वो आपका सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। मैनी के साथ आपने जो वर्ब है वो प्लूरल यूज करनी है,
मच के साथ आप जो आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी। ये जो आपका मैनी है ना, मैनी 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 क्या होता है? मैनी इज अबाउट नंबर्स। नंबर्स क्या मतलब है? आपकी तादाद। तादाद, किसी भी चीज की तादाद को काउंट करने के लिए आप मैनी का यूज करते हैं। किसी भी चीज की तादाद को आपने जब आपने रिप्रेजेंट करना है, उसकी तादाद को गिनती जहां पे यूज होगी, जिस चीज को आप गिन सकते हैं उसको कहते हैं काउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन के लिए आप जो काउंटेबल प्लूरल नाउन होता है उसके लिए आप मैनी यूज करते हैं। और आपकी जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है जिसको आप गिन नहीं सकते, आप इसको तोल सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? उसके लिए आप मच यूज करते हैं। मच मच, ठीक है। तो मैनी आपका जो होता है, मैनी के लिए आपने वर्ब यूज करनी है हमेशा कौन सी? प्लूरल। और मच जहां पे यूज होगा उसके लिए आपने वर्ब यूज करनी है सिंगुलर। उसके लिए आपने वर्ब यूज करनी है सिंगुलर। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आपका ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है जी। मैनी आर फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये बात मैंने आपको समझा दी। मच इज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। अब इसमें जो मच है ना, मच आपकी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होती है। अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स की लिस्ट पूरी आपको मैंने प्रोवाइड की थी, मैं दोबारा आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि वो आपकी जो लिस्ट है ना, उसमें फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर है। वाटर, आप जो पानी है, पानी को आप गिन तो नहीं सकते। गोल्ड है, मिल्क है, ये चीज़ें जिनको आप तोल के या माप के यूज करते हैं, ठीक है, उनको आप गिन नहीं सकते, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो अनकाउंटेबल जो नाउन है, जो अनकाउंटेबल आपके सब्जेक्ट है, उसके लिए आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे समझ आती है कि मैंने आपको मैनी और मच के वाले से बता दिया, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया जी। मैनी और मच तो फटाफट आपको समझ आ गई। मैनी के लिए आपने प्लूरल यूज कर लिया, मैनी आर आपने याद कर लिया, मच इज आपने याद कर लिया। मीन के मैनी के लिए आपने प्लूरल वर्ब यूज करनी है, मच के लिए आपने सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो बच्चों वाला काम हो गया। तो ये तो मुफ्त के नंबर हो जाएंगे। हालांकि मुफ्त के नंबर वो नहीं आपको देगा। आपसे ये क्वेश्चन सीधा सीधा वो पूछते नहीं, क्योंकि ये आपका कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इसमें क्या करेगा, आपने आ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड नंबर, अ गुड या ग्रेट मैनी, इसके लिए सारे के सारे ये मैनी के इक्वल होते हैं। मैनी की जगह पे आप ये वाले लफ्ज यूज करेगा, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, या अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये सारे लफ्ज मैनी के इक्वल होते हैं। अ ग्रेट डील, अ गुड डील, द अमाउंट ऑफ, ये सारे मच के बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरह के लफ्ज वो यूज करेगा, इस तरह के वर्ड यूज करेगा। तो आपने देख लेना है कि ये जो लफ्ज है, ये जो वर्ड है, ये मच के मानी यहाँ पे दे रहा है कि मैनी का जो है ना ये मानी यहाँ पे दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, या ग्रेट मैनी वगैरह, ये सारे आपके मैनी के इक्वल होते हैं। और अगर आपके पास ये गुड डील या ग्रेट डील या अमाउंट वगैरह आ जाए तो उसको आपने क्या करना है, मच के इक्वल कंसीडर करके तो उसी तरीके से आपने डील करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या, मच के साथ हमेशा आपके पास सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। मैनी के साथ आपका प्लूरल नाउन यूज होता है, प्लूरल वर्ब आप यूज करेंगे, ठीक है। मैनी के बाद आ या एन, ये आपको मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। अभी आप मच और मैनी का कंसेप्ट देख लें। ये आपका एक्सेप्शनल केस एंड वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये एक्सेप्शनल केस में से ही आना है, क्वेश्चन एक्सेप्शनल केस में से आना। मैंने आपको पहले बताया एक्सेप्शनल केसेस ही वो पूछता है, ताकि आपको पता, उसको वो चेक करना चाहता है कि आप बच्चों को सारे का सारा कंसेप्ट का पता है कि नहीं, ठीक है। इसको मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप मैनी और मच की एग्जांपल्स देख लें। मच स्टूडेंट्स आर ऑन लीव टुडे। अब सबसे पहले देखें, ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट्स को आप तोलते हैं या मापते हैं कि गिनते हैं? तो स्टूडेंट्स तो आप काउंट कर लेते हैं ना, स्टूडेंट गिने जा सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट, लीव पे हैं, कितने स्टूडेंट आज रुखसत पे हैं, लीव पे हैं, तो वो आप गिन सकते हैं। 2 4 10 20 50 में गिनती इन्वॉल्व होती है। तो फिर गिनती जहां पे इन्वॉल्व होती है वहां पे मच तो नहीं होता, वहां पे मैनी आता है। तो ये आपका रॉन्ग है पहला। मैनी स्टूडेंट्स आर ऑन लीव टुडे, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। मच और मैनी के पहले आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसके लेवल पे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। उसके बाद है मैनी वाटर इज स्टोर्ड इन द बॉटल। जो आपका मैनी वाटर, बहुत सा पानी जो है ना बॉटल में जो है वो स्टोर है, ठीक है। अब देखिए जो वाटर को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? भाई नहीं ना, वाटर को तो आप तोल सकते हैं या आप उसको माप सकते हैं, ठीक है। तो आप वाटर के साथ मैनी नहीं यूज करेंगे, वाटर के साथ आप मच यूज करेंगे, मच।
तो मच के साथ हमेशा आपने सिंगुलर वर्ब इज आपने यूज करना है, ठीक है। तो आपने मैनी और मच के वाले से ये आपने चेक कर लेना है, मैनी और मच के साथ जो आपका नाउन यूज हो रहा है, जो आपका सब्जेक्ट यूज हो रहा है, क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है, उसमें गिनती इन्वॉल्व हो रही है, मिकदार है, तो आप मैनी यूज करेंगे। अगर अनकाउंटेबल है तो आप इसको मच यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास मच वाटर आर स्टोर्ड इन बॉटल, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे क्या गलती क्या है भाई, मच के साथ आपने इज लगाना है, आर नहीं लगाना। मच के साथ आपने, ये आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। आ गुड मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, ये करेक्ट है। कैसे जी, आ गुड मैनी, मैंने आपको बताया गुड मैनी आ जाए, ग्रेट मैनी आ जाए, तो ये सारे के सारे आप मैनी की ही इक्वल हैं, ठीक है। तो मैनी आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट के साथ मैनी ही आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट हमारे काउंटेबल है, तो मैनी ही बिल्कुल ठीक आया। उसके बाद मैनी को आपने क्या करना है जी, अपने प्लूरल नाउन यूज करना है, तो प्लूरल यूज हुआ है, ठीक है। हैव यूज हुआ है, तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अ गुड मैनी स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, ये रॉन्ग मैंने लिखा हुआ है। क्यों रॉन्ग है जी, आ गुड। अब यहाँ पे बच्चे क्या कहाँ पे कंफ्यूज होंगे, आ से आ गुड मैनी, तो ये आ को देखे ना, ये ए लिखा हुआ है सबसे पहले स्टार्ट पे, एक इसको आ का मतलब यहाँ पे एक समझ लेते हैं, ठीक है। आ गुड मैनी समझ के तो यहाँ पे हैज लगा देते हैं। भाई हमने, हमारा इसके साथ आ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमने ये इसको देखना, मैनी को आ गुड मैनी का मतलब क्या है, ये आप काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपने चुप करके क्या लगानी है, हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना। हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना, आपने प्लूरल वर्ब यूज करनी है, ठीक है। ये आपका रॉन्ग हो गया। आ गुड मैनी स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या जी, अ गुड डील ऑफ बैंक्स आर क्लोज टूडे। आप सबसे पहले देखें, ये जो बैंक्स हैं, बैंक्स को गिना जा सकता है कि नहीं भाई, गिना जा सकता है। कितने को बैंक्स होंगे आपकी मार्केट में, आपके शहर में, 10 20 50 100 यही होंगे ना। तो बैंक्स को आप गिन सकते हैं, ठीक है। तोल नहीं सकते कि इतने किलो बैंक बंद है, 10 किलो बैंक बंद है, 4 किलो बैंक खुले हुए हैं, ठीक है। तो आप जो बैंक्स को तो आप गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है आपका। तो काउंटेबल के साथ गुड डील तो नहीं आना चाहिए, गुड डील तो नहीं। गुड डील तो मैंने आपको क्या बताया, जो डील है ना आपका, या ग्रेट डील है या गुड डील है या अमाउंट है, ये आपका मच के लिए यूज होता है, मच के लिए। तो आपने बैंक्स के लिए तो आपने मैनी यूज करना है, मच तो यूज ही नहीं करना, ये आपका रॉन्ग हो गया। अ नंबर ऑफ बैंक्स आर क्लोज टूडे, ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ना, आ नंबर किसके लिए यूज होता है, आ नंबर जो है ना आपके पास, ये मैनी के लिए यूज होता है, मैनी के लिए। ये देखो ऊपर मैंने आपको बताया, a number of, a large number, a good number, a good many, a great many, ये सारे आपका मैनी की फॉर्म में यूज होते हैं। तो a number of banks are closed today, ये आपका करेक्ट है, ठीक है जी। क्योंकि बैंक्स जो है ना हमारे आपके काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल होता है, ठीक है। अ ग्रेट डील ऑफ मनी आर नीडेड, ये आपका गलत है। क्यों गलत है भाई, अ ग्रेट डील यूज तो होता है आपके पास किसके लिए, आपके मच के लिए। तो मनी के लिए हमेशा मच ही यूज होता है, ये तो बिल्कुल बात ठीक है। मनी या अमाउंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मनी या अमाउंट के लिए आपका मच ही यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास आ गया जी, ये आपका जो अमाउंट है ना, अमाउंट या मनी के लिए आपने मच ही यूज करना है। तो मच ही तो यूज किया, तो फिर इसमें गलती क्या है, गलती ये है, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, आर ने इज आएगा, इज। क्योंकि जो आपका मच है ना, मच सिर्फ आपका सिंगुलर वर्ब लेता है, ये प्लूरल वर्ब नहीं लेता, ठीक है। तो अ ग्रेट डील ये तो ना, इसका ये किसके इक्वल है, ये मच के इक्वल है। तो मच हमेशा आपका सिंगुलर नाउन लेता है, वर्ब लेता है, ये प्लूरल वर्ब नहीं लेता आपका, ठीक है जी। समझ आ गई है। नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है, अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज नीडेड, ये आपके पास करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, ये आपके पास गलत। क्यों गलत हो गया भाई, आ नंबर ये मैनी के बराबर है, आ स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लूरल ही आना था, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, हैव। मैनी जो आपका होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो आपका प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब नहीं लेता। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद अ नंबर ऑफ वर्क्स हैव बीन डन। अब देखें, अ नंबर ऑफ वर्क्स, अब देखें ये जो वर्क है, जो काम है, काम गिन सकते हैं, काम गिना नहीं जाता। आप काम की परसेंटेज उसको आप माप सकते हैं, ठीक है। कितने परसेंट काम हो गया है, कितने परसेंट काम रहता है, आधा काम हो गया है, या 3/4, 2/3 हो गया है, चौथा हिस्सा हो गया, 5वां हिस्सा काम हो गया, 10वां हिस्सा का, ऐसे होते हैं ना। उसके आप पार्ट्स बनाते हैं, आप उसको गिन नहीं सकते कि आप जनाब 10 काम हो गया, 15 काम, ऐसे नहीं होता, ठीक है।
ये जो वर्क्स है ना, वर्क्स जो काम है, ये आपका ये मच की फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबर यूज नहीं कर सकते, आप अ गुड डील ऑफ वर्क से नहीं, वर्क, ठीक है। ये आपने सिंगुलर लेना है, हैज बीन डन, हैज बीन। तो ये आपने गुड डील, वर्क के साथ गुड डील आता है, साथ आपने सिंगुलर वहां पे वर्ब आपने यूज कर ली, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, मैनी आ स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये आपका जो ना जनाब, ये आपके एक्सेप्शनल केस है, इसको आपने किस तरह समझना है। एक्सेप्शनल केस ये है कि जनाब अगर आपके पास, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्शनल केस, मैंने आपको यहाँ पे निशानी लगवाई थी कि ये आपके पास जो है ना, ये आप एक्सेप्शनल केस है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन आना है। मैनी के बाद आपके पास आर्टिकल आ जाए, मैनी के बाद ए या एन आ जाए, मैनी के बाद ए या एन आ जाए, उसके बाद आपका सिंगुलर नाउन आ जाए, तो फिर आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। वैसे तो आपको पता है मैनी के साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन ये आपका एक्सेप्शनल केस ये है, मैनी के बाद अगर आपके पास जनाब ए या एन आ जाता है, तो फिर आपने इसको सिंगुलर वर्ब दे देना, इसको आपने सिंगुलर वर्ब यूज कर देना है। तो ये आपके पास एक्सेप्शनल केस है, ठीक है जी। मैनी आ स्टूडेंट अगर होता ना, आ ना होता, मैनी स्टूडेंट्स होता, फिर तो हैव क्वालिफाइड ठीक था, लेकिन जब लिखा हुआ ना मैनी आ स्टूडेंट फिर हैज आएगा, हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से एक्सेप्शनल केसेस को खास तौर पे अपने माइंड में बिठाते जाना है, ठीक है। मैनी आ स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने मैनी को देके उसको फटाफट आपको प्लूरल वर्ब नहीं दे देना। मैनी के बाद अगर आपके पास ए या एन आ गया, तो इसका मतलब है इसको आप एक्सेप्शनल केस में आप क्या करेंगे, इसको सिंगुलर वर्ब देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एक्सेप्शनल केस ही आपके पास आ गए जी। एक और है जी, द नंबर ऑफ क्राइम्स इन कराची हैज बीन इंक्रीज, ये भी करेक्ट है। आ नंबर ऑफ क्राइम्स इन कराची हैव बीन इंक्रीज आपके पास करेक्ट है। ये आपको पता है जो नंबर होता है ना, द नंबर ऑफ, ये मैनी की फॉर्म में आता है ना, मैनी की फॉर्म में आता है द नंबर ऑफ, ठीक है। लेकिन यहां पे देखें, द नंबर ऑफ क्राइम्स इन कराची हैज बीन, यहां आ नंबर ऑफ क्राइम्स इन कराची हैव बीन, ठीक है। तो जब आ नंबर ऑफ क्राइम है ना, आ नंबर तो सिंपल आपका मैनी है ना, मैंने आपको क्या बताया ऊपर, आ नंबर जहां पे आएगा ना, आ नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैं आपको क्लियर करके दिखा दूं, ठीक है। आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, आ गुड नंबर ऑफ, ये तो आपका सिंपल मैनी के बराबर है ना। लेकिन अगर इसके साथ आपके पास कोई, मैंने अभी आपको क्या बताया एक्सेप्शनल केस में, कोई आर्टिकल भी आ जाए, मैनी के बाद ए या एन आ जाए, या उससे पहले दा आ जाए, दा भी आर्टिकल है ना, फिर भी आपने इसको क्या देना है, सिंगुलर वर्ब देनी है, सिंगुलर वर्ब वहां पर यूज होगी, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो ये आपने एक्सेप्शनल केस मैनी वाला अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। मैनी के बाद आर्टिकल आ जाए या मैनी से पहले आर्टिकल आ जाए, जो दा आ जाए, ठीक है। आ मैनी तो आ नंबर जो है ना, आ नंबर तो आपके पास सिंपली ये मैनी के बराबर है, ये समझ लेके मैनी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इससे बाद ए आ जाए या इससे पहले दा आ जाए, तो फिर आपने इसको एक्सेप्शनल केस में ले जाना है। इसको आपने क्या देना है जी, इसको आपने देना है जनाब, इसको आपने सिंगुलर वर्ब देना, ठीक है। तो ये था आपका मैनी और मच का कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो ये असाइनमेंट्स मेरे साथ कीजिएगा। ये असाइनमेंट्स क्या जी, Many a man along with friends of mine are coming to meet me। अब सबसे पहले देखना है यहां पे आपने मैनी के बाद आ मैन आ गया, मैनी आ मैन, तो मैनी आ मैन जब आ जाए ना, तो आपको मैंने अभी बताया मैनी के बाद अगर आर्टिकल आ गया ए या एन, तो फिर आपने क्या देना है, इसको आपने देना है सिंगुलर वर्ब देना, along with friends of mine are। अब यहां पे फ्रेंड्स को देख के ना, फ्रेंड्स को देख के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना भाई। फ्रेंड्स के पीछे देखें क्या, ये अलॉन्ग फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है आपका, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है, फ्रेज, तो ये आपकी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन फ्रेज यूज हो रहा है ना, ठीक है। अलॉन्ग भी प्रेपोजिशन है, विद भी प्रेपोजिशन है, दोनों को मिला के आपका ये प्रेपोजिशन फ्रेज यूज हो रहा है। तो इसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये विद के बाद तो आपका ऑब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट को देखना है। तो मैनी आ मैन हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ आपने क्या यूज करना है, इज यूज करना है, इज।
आपने अलॉन्ग विद फ्रेंड्स को देके तो आपने इसको आर नहीं यूज़ कर देना, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो मैनी अ मैन जब आप आ जाए तो उसने आपने क्या करना था, यहाँ पे इज आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। ये आपकी असाइनमेंट इस तरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैनी आ स्टूडेंट हैज एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी, मैनी आ स्टूडेंट हैज एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी, आपका करेक्ट है। मैनी आ स्टूडेंट आ गया, ठीक है, तो हैज आ गया, हैज ही आना था, ये सिंगुलर ही आना था, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग विजिट जूज एंड मेक डिफिकल्ट टू मेंटेन देम। अब इसमें देखें, ये आपकी असाइनमेंट है, इसमें क्या मसला, क्या इस सेंटेंस में, क्या इसमें कोई एरर है कि नहीं है। आ लार्ज नंबर, आ लार्ज नंबर, आ लार्ज नंबर आपको पता है किसके लिए यूज होता है, ये मैनी के लिए यूज होता है, मैनी मैनी। आ लार्ज नंबर मैनी के सेंस में यूज होता है, ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की। विजिट, विजिट आपके पास ये वर्ब है, तो ये विजिट क्या, विजिट किस लिए यूज होता है, ये विजिट अगर किसी भी आपकी वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा ना हो तो वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे पीछे भी आपके पास प्लूरल ही है, ये मैनी की फॉर्म दे रहा है, तो विजिट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जूज 1 2 4 10 जू चिड़ियाघर जो उन्होंने विजिट किए हैं। एंड मेक्स, अब देखें यहाँ जो मेक्स है, मेक्स के साथ आप ई एस का इजाफा कर रहे हैं। एस या एस का इजाफा तब होता है जहां पे आपने वर्ब को सिंगुलर यूज करना होता है। तो पीछे तो आप क्या कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल है, मैनी के फॉर्म में आ रहा है, तो मैनी के साथ आपने क्या लगाना है, आपने मेक लगाना है, मेक्स नहीं लगाना, ठीक है जी, समझ आ गई है। आप यहाँ पे मेक्स नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपके पास प्लूरल वर्ब आपकी जरूरत है, आपकी सिंगुलर वर्ब आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। जहाँ पे ये जैसे विजिट था ना, विजिट, विजिट बिल्कुल ठीक लगा हुआ था, अगर विजिट्स होता फिर भी गलत होता, ठीक है, विजिट ठीक था। तो उसके बाद ये भी आपके पास एक और इसमें एक और कंसेप्ट भी होता है कि जब आप कंजंक्शन यूज करते हैं ना, एंड, तो एंड के जनाब पहले भी जो फॉर्म होती है, जो वर्ब होती है, एंड के बाद भी वही वर्ब होनी चाहिए। अगर एंड से पहले आपके सिंगुलर है तो बाद में भी सिंगुलर होना चाहिए, एंड के पहले अगर प्लूरल है तो एंड के बाद भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा चूंकि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने सब्जेक्ट को देख के लगाना होता है, तो आप जो वो जब हम कंजंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर वो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हमने जस्ट यही देखना है कि सब्जेक्ट आपका कौन सा है और सब्जेक्ट के मुताबिक आपने ये चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है जी। तो ये था जी आपके पास मैनी और मच का सारे केसेस, इसको हमने इसके जो है ना एक्सेप्शनल केसेस भी देख लिए, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आपके पास आ गया पोर्शन और परसेंटेज। पोर्शन या परसेंटेज जो है ना, पोर्शन और परसेंटेज, जब आप किसी भी सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट के पोर्शन को, उसका दूसरा हिस्सा, छठा हिस्सा, आधा, पौना, या उसकी परसेंटेज को शो कर रहा हो, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एक्ट बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जब आपका ये हो ना 1/3 2/3 10 20% या मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या हाफ ऑफ, तो जब आपके पास इस तरह के सब्जेक्ट्स यूज होंगे ना, इस तरह के सब्जेक्ट यूज होंगे, तो आपने फिर सब्जेक्ट को नहीं देखना बल्कि ऑब्जेक्ट को देख के आपने अपनी वर्ब का तयन करना है, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास ये पोर्शन या परसेंटेज वाला जब आपके पास सेंटेंस आएगा, उसमें अब 1/3 यूज हो जाए, 2/3 यूज हो जाए। अब यहाँ पे एक और बात, ये 2/3 लिखा हुआ है, 2/3, ठीक है, तो ये 2/3 होता है, 2/3 नहीं होता। अगर 2/3 लिखा हो ना, 2/3 ये गलत होता है, ठीक है। तो जब भी आप गिनती की बात करते हैं, काउंटिंग की बात करते हैं, तो 1 के बाद तो आप 1/3 लगा रहे हैं, 1 आपका सिंगुलर होता है। 1 के बाद जितने भी आपके हिस्से आते हैं वो आपके प्लूरल हिस्से होते हैं, प्लूरल पोर्शन आते हैं। 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जो 6 हिस्से जो है वो आपके प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो 2 के बाद आप थर्ड नहीं लगाएंगे, 2/3 लगाएंगे। लेकिन ना 3/5, तो 3/5 से लगाएंगे, 5th नहीं लगाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो एक के बाद जब हिस्सा कोई बढ़ जाता है वो आपके हिस्से बनते हैं, हिस्सा नहीं रहता, ठीक है। ये तो आपका तीसरा हिस्सा है ना, 1/3 तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो ये आज 3 में से 2 हिस्से हैं, ये 3 में से 2 हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसलिए आपने 2 के साथ थर्ड यूज करना है, थर्ड नहीं यूज करना है, ठीक है जी। उसके बाद अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये दोनों एक ही है, एक ही चीज का नाम है, एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। अलॉट ऑफ यूज कर लें या लॉट्स ऑफ यूज कर लें, लेकिन लॉट्स ऑफ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लॉट्स यूज करना है तो फिर आ ना यूज करें, अगर लॉट यूज करना है फिर आ साथ इसके यूज कर लें, ठीक है। तो ये आपको जहां पे वर्ड नजर आएंगे तो फिर आपने क्या करना है, इनके ऑब्जेक्ट को देके फिर आपने फैसला करना है कि आपकी वर्ब जो है
वो सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1/3 ऑफ शुगर आर येट टू बी सोल्ड, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। अब क्या इसमें मसला है जी, क्या मैंने क्यों इसको रॉन्ग लिखा हुआ है? 1/3 तीसरा हिस्सा ऑफ शुगर, शुगर, अब देखें ये 1/3 ऑफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ यहाँ आपको पता है ऑफ क्या होता है? ऑफ आपकी प्रपोजिशन होती है ना, प्रपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपका शुगर ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है जब आपका 1/3 2/3 या हिस्सा या पोर्शन या परसेंटेज की बात होती है तो हमने किसको दे के वर्ब का अंदाजा लगाना है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारे पास शुगर है, तो शुगर आपके पास क्या होती है? ये अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है। शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मीन के शुगर को आप गिन नहीं सकते, शुगर को तोला जाता है, शुगर को तोला जाता है। तो जो भी चीज तोली जाती है वो अनकाउंटेबल होती है, उसको आप वो मच की फॉर्म में आती है, उसके साथ आप इज लगाते हैं, इज लगाते हैं, आर नहीं लगाते। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है, नीचे वाला करेक्ट है। इज आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, समझ आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। 1/3 ऑफ द वाटर आर येट टू बी ड्रंक, तो वाटर भी आपका अनकाउंटेबल है, इसके साथ आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। ये भी आपका ऊपर वाला करेक्ट, नीचे वाला आपका करेक्ट है। 1/3 ऑफ द गेस्ट हैज गॉन, ये भी गलत है। क्यों गलत है भाई? ये जो आप देख रहे 1/3 ऑफ के बाद आपके पास है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास है गेस्ट से, तो गेस्ट जो आपके जो मेहमान है वो गिने जा सकते हैं। मेहमान तो काउंटेबल है ना, वो गिने जाते हैं, वो इंसान है ना। तो जब गिने जाते हैं तो उसके साथ आप हैव लगाएं भाई, हैव लगाएं। जो चीज गिनी जाती है वो प्लूरल होती है। ठीक है, वो आप मैनी की फॉर्म में जा रहे हैं। अब मच और मैनी का कंसेप्ट आप पहले सीख चुके हैं, तो अब आप फटाफट यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे, हैव वाला आपका करेक्ट होगा। 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी स्टूडेंट्स भी सही लिखा हुआ है। ठीक है जी, हैव क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है तो आपने हैव लगा दिया। फिर इसमें क्या मसला है? इसमें मसला यह है कि 2/3 थर्ड नहीं थर्ड्स आएगा, ये आपका 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड आर कमिंग, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड आर कमिंग, ये गलत है। अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग, ये भी गलत है। दोनों गलत है। इसमें मसला क्या है दोनों में? a lot of my friends, जब a lot of की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स जो ना, फ्रेंड्स आपके क्या है? फ्रेंड्स आपके जनाब काउंटेबल हैं, काउंटेबल है। तो यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन आना चाहिए था, प्लूरल के साथ आर आना चाहिए था। तो एक तो फ्रेंड्स की गलती थी, ये फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स आएगा, और उसके बाद आपके पास इज नहीं आर आएगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ जो होती है वो आपका प्लूरल के लिए यूज होता है। अगर प्लूरल के सामने लॉट्स ऑफ के बाद जनाब अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका काउंटेबल आए तो फिर उसको अपने प्लूरल लिखना है, और प्लूरल ही आप इसके साथ वर्ब यूज करेंगे। अगर उसके बाद अनकाउंटेबल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ गया है तो उसको आप एज ए सिंगुलर वर्ब उसको आप देंगे। असाइनमेंट है जी, असाइनमेंट आप मेरे साथ कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट क्या है जी? In the most of areas of our country, 40% of people is under poverty line. आप देखें, सबसे पहले देखें, in the most of the areas of our country, 40% of people. आप देखें, सबसे पहले देखें, आपके पास ये है जी इन द मोस्ट ऑफ आवर कंट्री 40%, ये आपके पास है जी 40%। यहां तक ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक, ऑफ पीपल, ऑफ आपके पास यहाँ पे क्या है जी? आपके पास ये आपका प्रपोजिशन है। ऑफ के बाद आपके पास है पीपल आ गया, पीपल, ऑफ के बाद पीपल है। तो जब इन द मोस्ट और जब मैंने आपको बताया जब परसेंटेज की बारी आ जाए ना, परसेंटेज या पोर्शन की आप बात कर रहे हो, फिर आपने ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट आपके पास पीपल है। पीपल क्या होते हैं? पीपल आपके गिने जा सकते हैं। लोग आपके पास काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल के साथ आपने क्या लगाना होता है? आर लगाना होता है, आर लगाना होता है, आर। तो ये आपका आर आएगा। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो असाइनमेंट है वो क्या है जी? 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन मी आर फॉल्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी पीस ऑफ इट। इसमें आप देखें, इसमें क्या मसला है जी? क्या ये आपका जो सेंटेंस है करेक्ट है या रॉन्ग है? ये असाइनमेंट है। 50% सबसे पहले तो बात आ गई जी, परसेंटेज की बात आ रही है। परसेंटेज 50% ऑफ आपके पास, ये आपके पास प्रपोजिशन आ गई। परसेंटेज की फौरी बात आपके पास प्रपोजिशन के बाद आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या? इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? मालूमात। मालूमात
गिनी नहीं जा सकती। मालूमात ये आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, जब अनकाउंटेबल है, ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है इसके साथ। अब यहां पे आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए ये भी लगाया हुआ है, यू हैव गिवन मी, यू हैव गिवन, ये जो बात है ना, यू हैव गिवन मी, ये थोड़ा सा आपको पजल करने के लिए लगाया हुआ है। ये जस्ट समझ लें कि इसने अजाफी लगा दिया हुआ है इसके अंदर, सिर्फ आपको जनाब पजल करने के लिए। ये हैव है ना, हैव गिवन ये वर्ब है, इसके साथ इसका सब्जेक्ट लगा हुआ यू के साथ हैव ही आता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, तो ये सही लगा हुआ है। अगर इसको आप यहाँ से निकाल भी देना, इस सेंटेंस को, इस पोर्शन को निकाल भी दें, तो फिर भी आपका सेंटेंस क्या बन जाता है पीछे, 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन आर फॉल्स, ठीक है, 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन आर फॉल्स। तो ये दरमियान में है, सिर्फ आपको पजल करने के लिए है। आप देखें 50% ऑफ इंफॉर्मेशन, 50% ऑफ इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल आपका मच की फॉर्म में जाता है, इसमें यहाँ पे आपका इज आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, यहाँ पे इज आना चाहिए था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये क्या गलती क्या करने की, ये पास्ट पेपर क्वेश्चन में ये था कि आप क्या बच्चे करेंगे, इसमें फटाफट इसको हैज कर देंगे, यू हैज। तो यू के साथ हैज आ ही नहीं सकता किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी सूरत में यू के साथ आप हैज यूज नहीं कर सकते। फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम अब क्या करें। तो ये जो है यू हैव गिवन, ये आपको पजल करने के लिए अंदर उसने ऐड किया हुआ है। असल आपकी जो वर्ब है यहाँ पे ये है, ठीक है जी। तो ये जो आर है ना, आर को आपने क्या करना है, इज करना है यहाँ पे, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट असाइनमेंट है, 2/3 ऑफ द पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड द रेस्ट आर हेल्पलेस। तो 2/3 होगा, 2/3 नहीं होगा, ठीक है जी। बाकी सारा ये सेंटेंस आपका ठीक था, समझ आ गई है। अब ये आपके पास हो गया जी, आपके पास जनाब पोर्शन और परसेंटेज का कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला आपका कंसेप्ट है जी, एडिशन ऑफ नाउन्स विद प्रेपोजिशन। पहले हमने किसको किया था, हमने नाउन्स को ऐड किया था एंड के साथ, हमने एंड के साथ असलम एंड अकरम हमने ऐड किए थे, ठीक है जी। पॉलिटिशियन एंड हिज सन, ठीक है। मॉम एंड फ्रेंड, एंड के साथ हमने जो उनको यूज किया था, ठीक है। अब हमने दो नाउन्स को हमने ऐड करना है प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन के साथ आप दो नाउन्स को आपस में ऐड कर लें। फिर आप क्या करेंगे, नाउन प्लस एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, हेडेड बाय, इंक्लूडेड, बिसाइड, लाइक या अनलाइक, इनमें से कोई लफ्ज आ जाए दरमियान में और दोनों साइडों पे आपके पास सिंगुलर नाउन हो। आप दो नाउन्स को इकट्ठा कर रहे हैं किनके साथ, एज वेल एज के साथ, अलोंग विद के साथ, टुगेदर के साथ, विद के साथ, हेडेड बाय या इंक्लूडिंग, बिसाइड, लाइक या अनलाइक के साथ। तो जब आप दो नाउन्स को इन प्रेपोजिशन के साथ आप ऐड करेंगे, तो फिर आपने अपना वर्ब किस तरह यूज करनी है, वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे या प्लूरल यूज करेंगे, वो आप देख लें। अब देखें, सीधी सी बात है, जब मैं खुद आपको कह रहा हूं कि एक आपने नाउन यूज किया, उसके साथ आपने कोई प्रेपोजिशन ऐड की, फिर आपने नाउन यूज किया, ठीक है। नाउन दरमियान में प्रेपोजिशन फिर नाउन, तो फिर आपने वर्ब कैसे यूज करनी है। तो जब आपको मैंने खुद कह दिया दरमियान में प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो आपका ऑब्जेक्ट होता है। मैंने पहले आपको बताया प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट तो हमने देखने नहीं, हमने जस्ट क्या देखना है, आपने सब्जेक्ट देखना है। तो आपके पास प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, अपनी वर्ब का तयन करेंगे, वर्ब का फैसला कर लेंगे। वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, ठीक है, समझ आ गई है। सीधी सी बात है, जब आपने नाउन इसके दरमियान में सारी प्रेपोजिशन है और उसके बाद नाउन फिर आ गया, ठीक है। तो जब दरमियान में प्रेपोजिशन आ गया, तो प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट तो हमने देखना नहीं, हमने सिर्फ सब्जेक्ट देखना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसमें सिर्फ देखना है, आपने पोर्शन वाले, जहां पोर्शन या परसेंटेज आएगा ना, वहां पे आपने ऑब्जेक्ट देखना है। वो आपने एक्सेप्शनल केस सीख लिया ऑलरेडी, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लें जी, Aisha as well as some of her friends have fallen in love with beautiful lake, ठीक है। आयशा एक आपका नाउन हो गया, as well as, ठीक है, some of her friends, उसकी आयशा और उसकी कुछ दोस्त, कुछ उसकी सहेलियां, कुछ उसकी फ्रेंड्स, ठीक है, have fallen in love। अब देखें, सबसे पहले एक बात आयशा है, ये दरमियान में आपकी प्रेपोजिशन एज वेल एज आ गया, उसके बाद आपकी ये फ्रेंड्स आ गई, ठीक है। हमने क्या करना, एज वेल एज के बाद ये तो आपके सारे ऑब्जेक्ट बन गए,
ठीक है जी, ये इस प्रपोजिशन की ऑब्जेक्ट है। ठीक, हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को देके अपना वर्ब का तयन करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आयशा। आयशा यहाँ पे अकेली है, अकेली के साथ आपने हैज लगाना है, हैव नहीं लगाना। तो ये आपका रॉन्ग क्यों है, हैव की वजह से। करेक्ट कैसे होगा, आयशा एज वेल एज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज फॉलन इन लव विद ब्यूटीफुल लेक। ठीक है जी, समझ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। द पोलिटिकल लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर करप्ट, ये गलत है। द पोलिटिकल लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर इज करप्ट, ये आपका ठीक है। एज वेल एज के बाद जो मर्जी आता रहे, वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपने एज वेल एज से पहले वाला देखना है, पहले वाला नाउन देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो आप अपनी वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो आप अपनी वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है जी। ऑल द पीपल लिविंग इन द हाउस इंक्लूडिंग द सर्वेंट वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, ये गलत है। क्यों, ऑल द पीपल, ऑल द पीपल, ऑल द पीपल ये प्लूरल है, प्लूरल है, काउंटेबल आपका प्लूरल है। ठीक है जी, काउंटेबल प्लूरल। तो ये आपके पास इंक्लूडिंग से पहले आपके पास क्या जी, ऑल द पीपल, इंक्लूडिंग के बाद आपके पास सर्वेंट है। ठीक है, तो सर्वेंट अकेला है लेकिन पीछे आपके पास ज्यादा लोग हैं। ठीक है, हमने इंक्लूडिंग से पहले कब देखना है, इंक्लूडिंग से पहले देखना है। तो पहले आपके पास प्लूरल है तो यहाँ पे आप वार लगाएंगे, ये आपका वार लगाएंगे तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। आई अनलाइक माई ब्रदर इज सीरियस अबाउट लाइफ। आई अनलाइक माई ब्रदर, अब ये अनलाइक से पहले और बाद देखें, अनलाइक से पहले आपके पास आई है, अनलाइक के बाद आपके पास ब्रदर है। तो ब्रदर के साथ तो आपके पास फॉर्म जो है ना, वर्ब जो है ना, वो आप इज लगा सकते हैं, लेकिन आई के साथ इज नहीं लगा सकते, आई के साथ एम लगाते हैं, एम। तो इज वाला गलत होगा, एम वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। आई लाइक माई सिस्टर्स आर प्रिपेयरिंग द एग्जाम, गलत है। आई लाइक माई सिस्टर एम प्रिपेयरिंग द एग्जाम। ठीक है, आई लाइक, लाइक यहाँ पे आपकी प्रपोजिशन है, ये मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, आपका एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, हेडेड बाय, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, लाइक या अनलाइक। ठीक, ये सारी आपकी प्रपोजिशंस हैं। ठीक है जी, जब ये यूज होंगी दो नाउन्स के दरमियान तो आपने पहले वाला नाउन देखना, दूसरे वाले नाउन को आपने नहीं देखना। असाइनमेंट क्या जी, शी लाइक्स हर सिस्टर आर ब्यूटीफुल। यहाँ पे लाइक जो है ना, अब देखो ना, ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करता है। तो यहाँ पे लाइक वर्ब के तौर पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जब आपने ये दो नाउन्स के दरमियान आ जाएंगे ना, तो ये आपका लाइक जो है ना, ये आपके पास ये प्रपोजिशन है। ठीक है, इसको आप इस तरह नहीं कहना है कि वो अपनी सिस्टर को पसंद करती है। शी लाइक्स हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर्स की तरह ब्यूटीफुल है, उसकी सिस्टर्स भी ब्यूटीफुल है और वो खुद भी ब्यूटीफुल है। ठीक है, शी लाइक्स हर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। लाइक्स के पहले आपने देखना शी है, ये ज्यादा नहीं है, वो अकेली है। ठीक है जी, समझ आ गई है, ये इज ब्यूटीफुल आएगा, ये आपकी असाइनमेंट क्लियर होगी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास कंसेप्ट है जी मोर देन, यूज ऑफ मोर देन। मोर देन क्या है जी, मोर देन का कंसेप्ट क्या है, अगर आपके पास सब्जेक्ट में मोर देन का वर्ड यूज हो जाए। ठीक है जी, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर देन 2 3 एटसेट्रा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मोर देन अ प्लूरल नाउन देन वर्ब प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे ये फार्मूला भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अब पहले इसकी एग्जांपल्स करते हैं तो फिर आपको ये फार्मूला बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, एग्जांपल्स क्या जी, मोर देन वन बॉयज वर एब्सेंट। मोर देन वन, वन जहां पे वन आ जाए ना, वन 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 के बाद आपने हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करना है और सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है। वन, मोर देन वन के बाद क्या आएगा, वन हमेशा आपने सिंगुलर नाउन यूज करना है, सिंगुलर ही आपने उसकी वर्ब यूज करनी है। मोर देन वन बॉयज वाज एब्सेंट, मोर देन वन बॉयज वाज एब्सेंट। ठीक है जी, मोर देन वन बॉयज वाज एब्सेंट। ठीक है, समझ आ गई है। तो ये बॉयज भी नहीं आना चाहिए बल्कि बॉय आना चाहिए, बॉय बॉय। मोर देन वन बॉय, बॉय यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, ये भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो मोर देन वन बॉय वाज एब्सेंट, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मोर बॉयज देन वन वाज प्रेजेंट, मोर बॉयज देन वन, मोर बॉयज देन वन वाज प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, मोर बॉयज देन वन वर प्रेजेंट। ठीक है, ये आपको करेक्ट है। अब इसको थोड़ा समझ लें, ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा पजल कर रहा होगा। ठीक है जी, पजल क्यों, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ, इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। कहता जी जहाँ पे आ जाए मोर देन,
मोर देन वन आ जाए तो मोर देन वन के बाद हमेशा आपने नाउन भी सिंगुलर यूज करना है और आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है, ठीक है। मोर देन वन बॉयज नहीं, मोर देन वन बॉय आना चाहिए था। और उसके बाद जो वर्ब है आपकी वो वर नहीं, वो वाज यूज होना चाहिए था, जो आपके पास करेक्ट ऐसे हो जाना था, ठीक है। अगर मोर देन के बाद 2 3 4 आ जाए तो फिर आपने प्लूरल वर्ब प्लूरल ही आपने नाउन यूज करना, ये तो आपकी बात क्लियर होगी। अब ये आपका एक्सेप्शनल केस है, एक यहाँ पे ये है, अगर मोर देन के बाद आपके पास मोर, उसके बाद आपके पास प्लूरल नाउन आ जाए, देन वन बाद में ले जाए, वो लिखा है ना मोर देन वन बॉयज, तो ये लिख दे मोर और बॉयज पहले ले आए और देन वन बाद में ले जाए, ठीक है। ये मोर है ना, मोर, ये बॉयज है ना, बॉयज आप पहले ले आता है वो, और देन वन बाद में ले जाता है, ठीक है। जब आप इस तरह का केस आ जाए तो फिर आपने इसको क्या करना है, उसको आपने प्लूरल कर देना, प्लूरल प्लूरल आप उसको वर्ब यूज कर देंगे। मोर बॉयज देन वन, एक से ज्यादा लड़के, देन वन वर प्रेजेंट, ठीक है। समझ आ गई है? तो ये आप, मुझे उम्मीद है कि ये तीनों बातें आपको समझ आ रही होंगी। मोर देन वन आ जाए, मोर देन वन के साथ आपने सिंगुलर सारा कुछ, मोर देन 2 3 4 5 6 सारा कुछ प्लूरल, मोर के बाद आप प्लूरल नाउन लगा देते हैं, उसके बाद देन वन लगाते हैं, फिर आपने उसको उलट करते हैं, आप प्लूरल वर्ब दे देंगे, प्लूरल वर्ब दे देंगे, ठीक है जी। समझ आएगी? जब वो थोड़ी सी तरतीब को गलत करेगा तो वन के साथ तो आपको पता है आपने सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन यूज करना है, लेकिन जब वो तरतीब को गलत कर रहा है तो मोर देन आपके पास प्लूरल नाउन पहले लेके आ रहा है, देन वन बाद में लेके जा रहा है, तरतीब उलट कर रहा है, तो आप भी वर्ब की तरतीब को उलट कर दें, सिंगुलर की जगह आप क्या कर दें, प्लूरल यूज कर दें, ठीक है जी। ये जी मोर बॉयज देन वन वर प्रेजेंट, ठीक है जी। आपने मोर देन वन, ये मोर देन वन को देके इसको अब आपने सिंगुलर नहीं करना, क्योंकि दरमियान में ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, ठीक है जी। मोस्ट बुक्स, मोर बुक्स देन वन, आप देखें ना, मोर बुक्स, बुक्स पहले आ गया, देन वन बाद में आया, अब हैव बीन रिटन बाय हिम, ये आपका ठीक हो गया, ठीक है। अब हैव आ गया, ये आपका प्लूरल ही आना था, ये सिंगुलर नहीं आना था, प्लूरल ही आना था, ठीक है जी। और मोर देन वन बुक्स, आप देखें ना, मोर देन वन बुक्स नहीं, बुक आना था, मोर देन वन के बाद आपने हमेशा क्या लगाना है, सिंगुलर ही लगाना है, नाउन भी सिंगुलर ही आपने लगानी है, वो भी। मोर देन वन बुक ऑन लाइफस्टाइल एंड मोटिवेशन बाय दिस राइटर हैव नहीं हैज बीन पब्लिश्ड बाय दिस राइटर, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात? तो ये मोर देन का आपका कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप कहते हैं यूज ऑफ वन ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ अगर आपके पास आ जाए, वन ऑफ, वन ऑफ, तो वन ऑफ का क्या मतलब है, वन ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल वर्ब। अब इसको पहले इसकी एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको ये इसका जो है ना आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो दोनों आपकी जो फार्मूला लिखे हुए हैं ना, ये फार्मूले आपको बाद में समझ आएगी, पहले आप एक एग्जांपल कर लेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू इंग्लैंड, ये गलत है, वन ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू इंग्लैंड। मैंने आपको बताया वन जो ना, वन वन वन, वन ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू इंग्लैंड, ये गलत है। वन ऑफ द बॉयज गोइंग टू इंग्लैंड, ये भी गलत है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लॉजिक समझने, वन ऑफ आगे क्या दी, एक, किस में से एक, वन ऑफ टू दो में से एक, वन ऑफ थ्री तीन में से एक, वन ऑफ फोर चार में से एक, ठीक है। अगर लिखा हो वन ऑफ वन, एक में से एक, ये तो फिर गलत बात है ना। जब आपने किसी चीज को चूज कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको पिक एंड चूज कर रहे हैं, तो ज्यादा में से किसी एक को चूज करेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा एक में से एक, तो फिर उसमें चूज करने की क्या बात है, वही विनर है, वही लूजर है, सारा कुछ वही है, ठीक है। तो वन ऑफ वन नहीं होता, वन ऑफ वन नहीं होता, ये गलत होता है। वन ऑफ टू, वन ऑफ थ्री मीन्स के वन ऑफ के बाद हमेशा कुछ ना कुछ प्लूरल आएगा, कुछ ना कुछ प्लूरल आएगा, वन ऑफ के बाद हमेशा कुछ ना कुछ प्लूरल आएगा, ठीक है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, वन ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल आएगा, वन ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल आएगा, लेकिन आपकी जो वर्ब है, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। अब ये क्या मसला है, ये तो रट्टा लगाना पड़ेगा भाई, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाएंगे रट्टा तो भूल जाएगा। अब देखें वन ऑफ, उसके बाद आपने कुछ टू लिख दिया, थ्री लिख दिया, फाइव लिख दिया, बॉयज लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल बॉयज ज्यादा है ना, आपने ज्यादा में से एक को चूज करना है, ये तो बात आपकी क्लियर। अब एक और बात देखेंगे, जो ऑफ है, ऑफ तो आपकी प्रेपोजिशन नहीं होती, ऑफ तो प्रेपोजिशन होती है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है,
तो इसको तो हमने देखना ही नहीं है, हमने देखना है इसको देखना है, सब्जेक्ट को देखना है, प्रेपोजिशन से पहले देखना है। प्रेपोजिशन से पहले क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, तो वन क्या होता है, वन सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो इसलिए आपने वन ऑफ के इसमें दो कंसेप्ट इकट्ठे क्लियर करने हैं। वन ऑफ का मतलब है आप चूज कर रहे हैं, तो जब चूज करते हैं तो ज्यादा में से किसी एक चीज को चूज करते हैं तो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब है वो आपकी वो वन की आएगी, क्योंकि हमने प्रेपोजिशन से पहले का सब्जेक्ट होता है, आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगी, वर्ब आपकी सिंगुलर यूज होगी। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, तो बात यहां तक तो ठीक होगी, लेकिन आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। वन ऑफ द बॉय ये गलत है, क्योंकि यहां पे बॉयज आना था, तो करेक्ट क्या है, वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू इंग्लैंड, ठीक है जी, समझ आ गई है। लड़कों में से एक जो है वो इंग्लैंड जा रहा है, जा एक ही रहा है, ज्यादा लड़कों में से एक बंदा जा रहा है, तो सब्जेक्ट अकेला है, ठीक है जी, सब्जेक्ट अकेला है। उसके बाद क्या है जी, बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान, ये गलत है, क्यों, बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान। आप जब आप चूज कर रहे हैं ना, तो ज्यादा में से एक को चूज करेंगे, एक में से एक को चूज नहीं करेंगे। अली इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ये गलत है, अली इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, अली इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अब क्लियर होगी। सुंबल इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव सिलेक्टेड बाय द पीपीएससी, ये गलत है भाई, क्यों भाई, यहां पे क्या मसला है। सुंबल इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज सिलेक्टेड बाय द पीपीएससी, सुंबल इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैव सिलेक्टेड बाय द पीपीएससी, ये भी गलत मैंने लिखा हुआ है। सुंबल इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैव सिलेक्टेड बाय द पीपीएससी, ये मैंने करेक्ट लिखा हुआ है भाई, ये क्या मसला हो गया। सुंबल इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ आ गया, ज्यादा स्टूडेंट्स में से चूज भी कर रहे हैं और उसके बाद हैज भी लगा रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये आ रहा है हु का, ये हु का मसला आ रहा है। हु क्या है जी, ये हु आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, ठीक है जी। ये आपका जो प्रोनाउन है ये इस सेंटेंस को इसके साथ रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है, ठीक है जी, ये रिलेट कर रहा है, दोनों पार्ट्स को आपस में रिलेट कर रहा है। ऊपर देखें, ऊपर जितने भी आपके पास सेंटेंस थे उसमें कोई रिलेटिव, अली इज वन ऑफ माई, सीधे वन ऑफ के बाद डायरेक्ट आपके पास है जो है ना आपका ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन यहां पे क्या जी, वन ऑफ के बाद आपके पास है हु आ रहा है, हु आ रहा है, हु। जब आपका किसी भी आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो फिर आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, फिर आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्यों भाई, वन ऑफ के बाद अब आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन ने क्या कर दिया, आपने आपके उसने सब्जेक्ट दो कर दिए, दो सब्जेक्ट्स कर दिए, ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक था वन ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू इंग्लैंड, ये सारे लड़के हैं, इनमें से एक बंदा जो है ना वो इंग्लैंड जा रहा है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब ये जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना, उसमें क्या है, उसमें है जी ये जो सारे बंदे हैं ना, ये सारे बंदे इंग्लैंड जा रहे हैं, तो ये अली इनमें से एक है, अली इनमें से एक है। इसको और समझने की कोशिश करें। सुंबल इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज सिलेक्टेड बाय पीपीएससी। सुंबल जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 4 5 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल जो पीपीएससी से सिलेक्ट हुए हैं, इनमें से एक सुंबल भी है, तो सिलेक्ट तो ज्यादा हुए हैं ना। अब यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका सब्जेक्ट को प्लूरल बना देता है, सब्जेक्ट को प्लूरल बना देता है कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें से सिंबल एक है, ठीक है। अगर इसमें रिलेटिव प्रोनाउन ना हो तो फिर हम कहते हैं कि जो सारे बच्चे हैं ना इनमें से सिलेक्ट सिर्फ सिंबल हुई है। रिलेटिव प्रोनाउन ना हो तो फिर वो सिंगुलर रहती है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन उसमें मौजूद है तो फिर वो प्लूरल बन जाती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी बात की, ठीक है। सुंबल इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैव सिलेक्टेड बाय द पीपीएससी, तो हु जब आ जाएगा तो फिर आप इसको क्या करेंगे, आप इसको प्लूरल वर्ब दे देंगे, ठीक है जी। सुंबल इज, अब यहां पे क्या है जी, अब यहां पे एक और बात है कि सुंबल इज ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज सिलेक्टेड बाय पीपीएससी, ये भी करेक्ट है। अगर ओनली का लफ्ज आ जाए ना, ओनली का लफ्ज आ जाए, ओनली का लफ्ज इतना स्ट्रॉन्ग लफ्ज है कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन को भी जनाब वो मात दे देता है। अब चाहे रिलेटिव प्रोनाउन आ भी गया फिर भी आप इसको सिंगुलर वर्ब देंगे, क्योंकि यहां पे ओनली आ गया, ओनली ओनली ओनली, ठीक है। अगर ओनली का लफ्ज आ जाए फिर भी आपने इसको सिंगुलर वर्ब ही देनी है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी।
दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग विच हैज डैमेज इन द अर्थक्वेक, ये गलत है, क्यों? दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग, ये तो ठीक लिखा हुआ है, दिस वन ऑफ द बिल्डिंग्स आपने ज्यादा में से एक को चूज कर लिया, विच वाज आपने इसको सिंगुलर भी लगा दिया। भाई ये जो विच है ना, विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये परेशान कर रहा है, तो विच जब आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन है फिर आप वर लगाएंगे, विच वर, ठीक है जी। समझ आ गई है। अगर आपने इसमें ओनली लगा देते हैं, दिस इज ओनली वन ऑफ द बिल्डिंग विच वाज, तो फिर आप वाज लगाएंगे। अगर ओनली लगा देते हैं फिर चाहे आपका प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन आ भी जाए फिर भी आप इसको सिंगुलर वर्ब ही देंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद असाइनमेंट है जी, असाइनमेंट देखते हैं। वन ऑफ द गर्ल हैज गॉट द प्राइज, ये गलत है, वन ऑफ द गर्ल्स आना चाहिए था, ठीक है जी। ये आपको कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होना चाहिए। सुम्बल इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव, हु आ गया तो हैज आएगा, हु आ गया तो हैज आएगा, ठीक है जी। सुम्बल इज ओनली वन ऑफ द गर्ल हु हैव नहीं, अब हैज आएगा क्योंकि ओनली आ गया। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग द पीपल, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक, ठीक है, आर ने इज आएगा, इज आएगा, इज आएगा, ठीक है जी। समझ आ गई। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इज नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग द पीपल, ठीक है जी। समझ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कंसेप्ट की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है जी। उसके बाद ये 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशन विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस टू इन एक्शन, जो मैं लेजी कर रहा है, ठीक है। अब देखें, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशन, ये तो बात ठीक होगी। वन ऑफ के बाद आपने प्लूरल लगा दिया, ठीक है। अब आ गया विच, विच आपके पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, विच फ्रीक्वेंटली रूट्स अस। अब रूट्स के साथ एस या एस का जब इजाफा करते हैं तो ये आपकी वर्ब सिंगुलर बन जाती है, लेकिन हमारे पास चूंकि पीछे विच आ गया हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, अब आप रूट्स नहीं रूट लगाएंगे, रूट ही लगाएंगे, रूट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है। अगला जी, वन ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, टर्की एंड लाइक, पाकिस्तान, तुर्की या इस जैसे जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, आर नॉट इन रिकॉग्नाइजिंग द इसराइल। वन ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज, ये तो बात ठीक होगी, वन ऑफ के बाद आपने ज्यादा चीजें लिखी हैं, प्लूरल लिखा है, ठीक है। आर नॉट क्यों भाई लगा रहे हैं? यहाँ पे कोई आपके पास ना तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है ना कुछ भी, तो फिर वन ऑफ के बाद आपके पास इज आना चाहिए ना, इज आना चाहिए। पाकिस्तान उन इस्लामी कंट्री में से वाहिद वो मुल्क है जो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा, ठीक है जी। समझ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद यूज ऑफ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सिंगुलर नाउन वगैरह, तो ये तो आपको पता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारा कुछ आपका सिंगुलर यूज होता है। ये हमेशा सिंगुलर यूज होता है, ठीक है जी। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन, जो सारा कुछ आपने क्या, इसमें आपने वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज करनी है, ठीक है, आपने सिंगुलर ही यूज करनी है हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर आप ईच बाद में आ जाए, प्लूरल नाउन पहले आ जाए, फिर आप प्लूरल वर्ब यूज कर लेंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल करें तो आपका मजीद समझ आएगा। ये आखिरी आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। ईच बॉय हैज अ पेन, ईच बॉय हैज अ पेन, तो मैंने आपको बताया जो ईच है, एवरी है, आइदर, नाइदर, ये सारा कुछ आपने एज ए सिंगुलर यूज करने हैं, सिंगुलर। ईच बॉय हैज अ पेन, ये करेक्ट है। ईच बॉयज हैज अ पेन, ये गलत है, क्योंकि ईच के बाद आपने सिंगुलर नाउन रखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आइदर ऑफ टू बॉयज हैज अ पेन, आइदर ऑफ टू बॉयज नहीं, आइदर ऑफ टू बॉय हैव अ पेन, ये आपका पास करेक्ट है। हैव गलत है, हैव गलत है, हैज आपका करेक्ट है। क्यों? हमने अब टू बॉयज को नहीं देखना, हमने ऑफ के बाद, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑफ से पहले आइदर है, आइदर अब आपका सिंगुलर है, ठीक है। समझ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगी बात, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी, द बॉयज ईच आर गोइंग टू द जू, द बॉयज ईच आर गोइंग टू द जू। अब देखें, द बॉयज ईच आर गोइंग, अब ये आप ईच बाद में आया, बॉयज पहले आ गया, ईच बाद में आया, बॉयज पहले आ गया। अगर बॉयज पहले आ गया तो बॉयज जो प्लूरल है, अब इसमें हम आर लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे, ये दूसरी बात है ना। प्लूरल नाउन पहले आ जाए, ईच बाद में आए, फिर आपने वर्ब इसको प्लूरल देनी है। वैसे तो ईच, एवरी वगैरह जहां पे भी आपको नजर आएगी, आप इसको सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन ही देंगे। लेकिन अगर आपका प्लूरल नाउन जो है वो आपका पहले आ जाता है, ईच बाद में आता है, तो फिर आप इसको प्लूरल वर्ब देंगे। ये इसका एक्सेप्शनल केस है, यही वो पूछेगा, दूसरा सीधा सीधा आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है जी।
द बॉयज ईच इज गोइंग टू जू, ये गलत है क्योंकि ये बॉयज पहले आ गए, ईच बाद में है, तो आपने इसको प्लूरल देना था। आइदर ही और एम आई एम राइट। अब आइदर आर नाइदर नार, ये आपका जो कंसेप्ट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछा जाता है, ठीक है जी। आइदर आर नाइदर नार, ये क्या जी, आइदर आर या नाइदर नार, ये आपके जो ये दोनों इकट्ठे आपके ये पेयर में यूज होते हैं, आइदर आर या नाइदर नार, ठीक है। तो जब आइदर आर या नाइदर नार यूज होगा ना, आइदर आर या नाइदर नार यूज होगा, तो इसमें आपने क्या करना है, वर्ब के जो करीब होगा ना, वर्ब के करीब जो आपके पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब को यूज करना है। कैसे है जी, इसको अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। आइदर ही और आई एम राइट, क्या जी, या तो वो ठीक है या मैं ठीक हूँ। आइदर और आर दोनों यूज हो गए, तो आर उसके बाद आपके पास ये आपके पास जो ना थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है। आइदर ही आर आई एम, तो आई एम ये आपके पास है ना, ये आपके पास वर्ब थी, ठीक है। तो वर्ब के करीब तरीन कौन है, आई है कि ही है, आई है कि ही है, आई है ना, आई के साथ आप एम लगाते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आइदर ही आर आई इज करेक्ट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आइदर आर या नाइदर नार में जो आपकी वर्ब है, वर्ब के करीब जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, वर्ब के करीब जो आपका नाउन होगा उसके मुताबिक आपने वर्ब लगा देनी है, ठीक है जी। ये क्या जी आपके पास करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द फंक्शन। नाइदर द टीचर, देखें टीचर आपके पास सिंगुलर है, नार द स्टूडेंट्स आपके पास प्लूरल है, तो आप चूंकि ये यहाँ पे इज एम आर का अपना फैसला करना है, तो इज एम आर के करीब कौन है, स्टूडेंट्स करीब हैं, तो आप यहाँ पे आर लगा देंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, ठीक है। नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट इज अटेंडिंग द फंक्शन, ये गलत है, ठीक है। आपने टीचर को नहीं देखना, आपने स्टूडेंट्स को देखना, क्योंकि ये नाइदर नार या आइदर आर के कंसेप्ट में जो आपकी वर्ब के करीब बंदा होगा ना, जो वर्ब के करीब आपके जो नाउन होगा उसके मुताबिक आपने वर्ब को यूज करना होता है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। जब अगर आपको ये वाले कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए तो इंशाल्लाह ताला आपके अब करेक्ट यूज ऑफ वर्ब जो है ना वो सारे के सारे आपका कवर हो चुका होगा। असाइनमेंट क्या जी, आई हैव बॉट 2 फ्लैट्स इन लाहौर, इन लाहौर आना था, इज नहीं आना था, इन आना था, ठीक है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आई हैव बॉट 2 फ्लैट्स इन लाहौर बट नाइदर ऑफ देम आर वेल डेकोरेटेड एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड। नाइदर ऑफ, आई हैव बॉट 2 फ्लैट्स, अब आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ सॉरी, अब आइदर ऑफ नाइदर ऑफ या एवरी वन ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या जी, प्लूरल नाउन, और आपके पास ने जो ना आपने ये जो सॉरी ये वाला कंसेप्ट आपने करना है, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ या एवरी वन ऑफ, इसके साथ आपने प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब देना, सिंगुलर वर्ब देना, वो पीछे आपको बात होगी है, ठीक है। आई हैव बॉट 2 फ्लैट्स इन लाहौर बट नाइदर ऑफ देम। अब ये जो ऑफ है ना, ऑफ आपका यहाँ पे प्रपोजिशन है, ऑफ के बाद आपने देम को देखना है, देम तो यहाँ पे आपके पास प्लूरल है, लेकिन आप ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने पीछे नाइदर को देखना है, ठीक है। तो नाइदर आपके पास सिंगुलर है, तो आपने क्या करना है, इज लगाना, इज आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम, प्लेज, ठीक है। ईच के साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, each of the candidates who have been chosen to work as probationary officer in different parts of the country are very intelligent. अब क्या जी, each of the candidates who have been chosen to work as probationary officer in different parts of country, अब यहाँ पे ये आपको बाद हैव बीन जो ना हैव बीन परेशान कर रहा होगा, ये जो हैव बीन है इसके साथ इसका सब्जेक्ट मौजूद है हु, ठीक है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हु, ये आपके पास बिल्कुल ठीक है, आपकी जो वर्ब है यहाँ पे सिर्फ ये आर है, आर जो है ना, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स के ईच के बाद ऑफ के बाद आपने प्लूरल लगा लिया, लेकिन आपने ऑफ के पहले आपके पास ईच है, ईच के साथ आपने इज लगाना है, आर नहीं लगाना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा सेंटेंस। नाइदर लीडर नॉट द प्राइम मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, नहीं आएगा इज करप्ट, क्योंकि आपके पास नार के पास जो है ना, ये आपके पास नाइदर और नार की फॉर्म में ये जो आपकी वर्ब है, वर्ब के पास आपका प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर आपका सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, चाहे लीडर्स पीछे ज़्यादा भी है ना, आपने नाइदर और नार और आइदर आर की फॉर्म में आपने क्या करना है, जो आपका जो नाउन होगा वो जो वर्ब के करीब तरीन होगा ना,
उसके मुताबिक आपने अपनी नाउन यूज़ करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।